तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक क्या है? जोर से बोलिए, इसकी क्लास साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कंपेटिबल है कि नहीं? कंपेटिबल मीन्स साथ में मैनेज कर सकते नहीं, कंपेटिबल मतलब कॉम्पिटेंट नहीं होता है, एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि कॉम्पेटिबल मतलब एक दूसरे से एक रंग होके रह सकते हैं, एक मिलके रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पसंद है खेलना कूदना, बहुत खेलना कूदना, और आपको पसंद है बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना, हमेशा घर के अंदर कमरे के अंदर बैठे रहना, तो आप दोनों एक दूसरे के कंपेटिबल नहीं है। कंपेटिबिलिटी मतलब एक दूसरे से मिलके नहीं रह सकते। जैसे तेल और पानी है, ऑयल एंड वाटर, दोनों एक दूसरे के कंपेटिबल नहीं है, अलग अलग। दोनों को मिक्स भी करेंगे तो दोनों का अलग अलग लेयर रहेगा, लेकिन दूध और पानी को मिलाएंगे तो पूरी तरह से मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपको भी खेलना कूदना पसंद है और आपको भी, तो फिर दोनों की बहुत अच्छी जमेगी, फिर दोनों एक दूसरे के कंपेटिबल हो जाएंगे। इस तरह से दोनों रूममेट बन के रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। तो सामान्य तौर पे देखा जाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, ऐसा लोग सोचते हैं। साइंस ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पिरिचुअलिटी वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सामान्य तौर पे माना जाता है ना, जो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी के सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड लोग होते हैं वो साइंस को ज़्यादा मानते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन को नहीं मानते। रिलीजन को वो क्या समझते हैं? ये बैकवर्डनेस, बैकवर्ड लोगों के लिए, विलेजर्स लोगों के लिए है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? ये आज हम देखेंगे। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन साइंस बैकग्राउंड से हैं? एटलीस्ट 10th तक तो सभी पढ़े होंगे। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं 8th में हूँ। 8th में। योर गुड नेम? ग्रीचर 8th में। तो आप भी थोड़ा बहुत साइंस पढ़ रहे होंगे। हाँ, साइंस देखा जाए तो सभी ने थोड़ा बहुत बेसिक साइंस तो सभी ने पढ़ रखा है। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो साइंस में बिलीव करते हैं? फ्रैंकली हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसा कुछ आपके सिलेबस की क्लास नहीं है। कौन कौन है जो साइंस में बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फेथ साइंस में? अभी साइंस और स्पिरिचुअलिटी हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। तो साइंस में 2 लोग, आपने आधा हाथ उठाया था तो पीछे कर दिया। स्ट्रॉन्ग तो किसी में भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो साइंस समझा नहीं सकती है और कुछ है जो स्पिरिचुअलिटी ही समझा सकती है। वेरी गुड। और कौन कौन है जो स्पिरिचुअलिटी में फेथ है, जिसका स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं? सभी लोग करते हैं, यहाँ आने की वजह से करते हैं। दोनों में करते हैं। आप में से कौन है जो दोनों में बिलीव करते हैं? दोनों में कोई नहीं करता। साइंस में कम करता हूँ, लेकिन साइंस में करता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा करता हूँ एज कम्पेयर टू साइंस। एक कहानी सुनते हैं, सुनी होगी आप लोगों ने सभी लोग। काफी समय पहले की बात है, एक नदी किनारे एक साधु रहते थे, अपनी कुटिया झोपड़ी बनाकर वहाँ पे अपना तपस्या जप ध्यान किया करते थे। पास में ये गांव था। साधु बहुत प्रसिद्ध थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में नहीं पढ़ते थे। तो सभी गांव के लोगों ने सोचा कि कुछ हम एक स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और प्रवचन आयोजित करें, और महाराज को, साधु जो है उनको आमंत्रित करें कथा करने के लिए। वो हमें कुछ बताएंगे धर्म के बारे में, भगवान के बारे में। तो सभी लोगों ने आके उनसे
निवेदन किया, हमको आमंत्रित किया, अपॉइंटमेंट ले लिया कि ठीक है हम इस दिन इस तिथि को आएंगे इस समय। वो गए, जैसे आप लोग यहाँ सामने बैठे हैं ऐसे ही सभी ग्रामीण लोग, सभी गांव के लोग बैठे थे सामने, साधु सामने बैठे थे। उन्होंने पूछा कि जैसे आप लोगों ने आज मुझे बुलाया है भगवान पर कथा करने के लिए, भगवान के बारे में, तो आप लोग मुझसे बताइए कौन कौन है जो भगवान के बारे में विश्वास करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं। तो गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग सभी ने हाथ उठा दिया। तो साधु बोले कि जब आप सभी भगवान पर भरोसा करते हैं, सभी भगवान को मानते हैं, तो फिर मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। साधु उठे और चले गए उठकर। तो गाँव वालों ने सोचा कि हम एकदम अच्छी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और हमने सब इतना प्रयास किया सभी लोगों ने मिलकर। साधु महात्मा जी ने तो कुछ बोला ही नहीं, महाराज ने। उन्होंने कहा फिर से बुलाते हैं उनको। फिर क्या, फिर आमंत्रित किया, वही सेम सिचुएशन फिर से बनी, फिर से सारे लोग बैठे थे। फिर उन्होंने पूछा आप में से कौन कौन है जो भगवान को मानते हैं, हाउ मेनी डू यू बिलीव इन गॉड। तो उन्होंने, गाँव वालों ने सोचा कि पिछली बार हमने हाँ बोल दिया था तो महात्मा जी उठकर चले गए थे, इस बार कोई भी हाथ नहीं उठाएंगे। किसी ने हाथ नहीं उठाया। महाराज बोले कि जब आप लोगों में से कोई भगवान को मानते ही नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने का कोई सेंस नहीं है। तो महाराज फिर से उठ के चले गए। तो गाँव वालों ने सोचा कि यार दो बार ऐसा हो चुका है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। उन्होंने कहा एक बार फिर से हम बुलाते हैं। फिर गए, फिर उनको आमंत्रित किया, फिर टाइम ले लिया, फिर महात्मा आए, फिर महाराज आए, फिर वैसे ही बैठे, फिर गांव वाले सामने थे, महाराज आसन पर थे। फिर उन्होंने कहा हाउ मेनी डू यू बिलीव इन द गॉड, आप लोगों में से कौन कौन है जो भगवान पर विश्वास करते हैं। तो गांव वाले थोड़ा सा इस बार, जो उनके सरपंच थे, हेड थे, मुखिया, उन्होंने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने पहले से सबको समझा के रखा था। अब अगर महाराज ने वो प्रश्न किया तो आधे लोग हाथ उठाएंगे और आधे लोग हाथ नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने फिर वही प्रश्न किया आप में से कौन कौन भगवान को मानते हैं। तो आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधों ने नहीं उठाया। तो बोले कि आधे लोग भगवान को मानते हैं और आधे नहीं मानते हैं। ठीक है, जो आधे लोग भगवान को मानते हैं वो उन आधे लोगों को जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको भगवान के बारे में बताइए और उनको कन्विंस कीजिए। और ऐसा बोलकर महाराज उठकर फिर चले गए। तो इससे क्या समझ में आया हमें, हमारे यहाँ पर जो स्थिति है, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, धर्म, अध्यात्म, इन शब्दों के बारे में सभी ने लगभग थोड़ा बहुत सुना हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा सभी को पता होता है। चाहे वो टीवी सीरियल से पता चला हो या सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया तो आजकल आया है, पहले टीवी सीरियल था या फिर लोगों की जो चाय पान की घूमती पे या रेलवे, जनरली देखा होगा ट्रेन के स्लीपर जनरल के डब्बे में बहुत कथाएं होती हैं ऐसी। वहाँ के लोग टाइम पास करने के लिए ऐसे कोई टॉपिक छेड़ते हैं, कभी धर्म, कभी पॉलिटिक्स, कभी कुछ, कभी कोई ऐसे समकालीन विषयों पर चर्चाएं करते रहते हैं। तो समस्या हमारे यहाँ पर ये है, किसी भी विषय के बारे में देखा जाए कि लोगों को पता कुछ भी नहीं होता और जानते सब कुछ। किसी से भी आप पूछेंगे कि भगवद गीता रामायण सुनाते, अरे नहीं हमें मत सुनाइए, हम सब जानते हैं। कृष्ण कही है ना भगवद गीता, आत्मा ही परमात्मा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, चिंता मत करो, ये सब भगवान ने कहा। लेकिन आप उसका मर्म, उससे उसका एसेंस, उसका सार पूछें तो पता नहीं होता। तो इसीलिए लोगों को पता कुछ भी नहीं है, सुना है तो जानते सब कुछ है। और वो इस तरह का जो जानना है वो हमारे आगे ज्ञान अर्जित करने के मार्ग में हमारे लिए बाधक होता है। क्योंकि जब आपको पता है कि हम कोई चीज जानते हैं तो फिर आप उसके बारे में और जानने का प्रयास नहीं करोगे, क्योंकि आप तो जानते हो। किसी चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा कब होगी, तभी होगी ना जब हमको पता होगा, हम जानते होंगे कि हम नहीं जानते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है, सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग। एकदम उनका आत्मविश्वास देखा जाए तो बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी
कॉन्फिडेंस तो उनमें है लेकिन क्लैरिटी नहीं रहती। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता नहीं रहती। तो कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी दैट इज डिजास्टर, महाभयंकर सर्वनाश की ओर ले जाता है। ऐसी स्थिति, आत्मविश्वास बहुत है और क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचिए कि किसी को कुछ आता नहीं है और उसको कॉन्फिडेंस बहुत है कि मुझे आता है। मान लीजिए किसी को कार चलानी नहीं आती है और उसको कॉन्फिडेंस बहुत है कि मुझे चलानी आती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा एथेनॉल इन्फ्लुएंस में आने के बाद कभी कभी पार्टी शार्टी कर लेते हैं रात को, तो फिर कहते हैं आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और जब भाई गाड़ी चलाता है तो उस स्थिति में कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल टॉप लेवल पे है और क्लैरिटी उसको कुछ नहीं, उसको सामने का नहीं दिख रहा है, वो अपनी बॉडी को नहीं संभाल पा रहा है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली डिजास्टर होगा। तो उसके साथ आप लोग बैठना, बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं बैठना पसंद करेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति जरूर बैठ जाएगा जो उसी स्तर के कॉन्फिडेंस में हो, तो बैठ जाए। तो जनरली जब हम इस तरह का डिस्कशन होता है तो एक उसको बंद कर दीजिए। तो सामान्य तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब इस तरह से चर्चाएं होती हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी या साइंस और रिलीजन, तो जो रिलीजियस पीपल होते हैं, थोड़ा बहुत साइंस के जानने वाले, थोड़ा बहुत धर्म के जानने वाले, वो विज्ञान की बहुत निंदा करते हैं। विज्ञान ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, वो बात फैला रहा है, हिंदी करते ये वो, विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। क्या विज्ञान मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। विज्ञान ये है, विज्ञान वो है। कहीं कहीं जो चीजें रिलीजियस एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करती हैं, वो विज्ञान से वो सारी चीजें वो ले लेते हैं, लेकिन विज्ञान की वो बातें जो हमारे उनके तथाकथित धर्म के ज्ञान को सपोर्ट नहीं करती, उस विज्ञान को वो लोग खारिज कर देते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे ही होता है। लोग विज्ञान को उदाहरण देते हैं, लोग वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भगवान है। न्यूटन ने भी, आइंस्टीन ने भी कहा था कि हाँ भगवान है। और जहाँ विज्ञान कहता है कि धर्म, रिचुअल्स ये सब नहीं है, तो उस चीज को वो नकार देते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम विज्ञान की या साइंस को क्रिटिसाइज नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कॉन्टेक्चुअलाइज द साइंस। हम साइंस को क्रिटिसाइज नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज करने वाले हैं। कॉन्टेक्चुअलाइज मतलब उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझना, क्योंकि हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इज क्रिटिकल टू कॉम्प्रिहेंड द कंटेंट। कोई भी अगर आपको कंटेंट समझना है, किसी भी बात को समझना है, कहीं पर किसी ने कुछ कहा है, लिखा है, तो सबसे पहले आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, किस संदर्भ में वो बात कही गई है, तभी हम उसको ठीक तरीके से समझ सकते हैं। तो साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर। विज्ञान क्या है? पदार्थ का अध्ययन, मैटर का अध्ययन। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्टडी ऑफ व्हाट मैटर्स, क्या मायने रखता है। Sometimes some matter also matters, but that is not all that matters. समझ में आ रहा है? तो आप लोग यहाँ से लगभग 15-20 मिनट से बैठे हुए हैं। अच्छा बताइए, इस हॉल में कितनी ट्यूबलाइट्स हैं? नहीं पता। इतनी देर से, बल्कि इतने समय से यहाँ आ रहे हैं, किसी ने काउंट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आपको कभी उसकी आवश्यकता नहीं लगी। अभी जैसे यहाँ पे क्लास चल रही है, तो यहाँ की ट्यूबलाइट्स जल रही है, आपने ये देख लिया, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो ऐसा ही विज्ञान के मामले में है। अगर हम इस हॉल की एक एक चीज के बारे में अध्ययन करने जाएं, तो हम कई घंटे बिता सकते हैं इस पर। शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, लेकिन इस हॉल का पूरा स्टडी आपका कंप्लीट नहीं होगा। अभी आप देखोगे कितने पिलर्स हैं, कितनी वॉल्स हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितना क्या है, डायमेंशन क्या है, कितना लेंथ है, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, कितना, इतना सब कुछ आप देखने का प्रयास करोगे, लेकिन ये सब चीजें आप नहीं करते। क्यों?
बिकॉज इट डजंट मैटर टू यू, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आपके लिए इसका कोई मायने नहीं है। तो आल्दो इट्स आल्सो काइंड ऑफ नॉलेज, ये भी एक तरह का विज्ञान है, एक भी एक तरह का ज्ञान है, जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए मायने नहीं रखती। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो सब कुछ जानता है। बुद्धिमान कौन है? जो काम की बातें जानता है। जानने के लिए तो संसार में बहुत कुछ है। तो स्पिरिचुअलिटी इज द मैटर, स्पिरिचुअलिटी इज द स्टडी ऑफ व्हाट मैटर्स, क्या हमारे लिए मायने रखता है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या काउंट होता है हमारी लाइफ में। तो एक चीज और देखने को आती है कि दोनों आज की पूरी क्लास हमारी साइंस और रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी इन दोनों शब्दों के आसपास ही घूमने वाली है। तो हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं सोसाइटी में, इसलिए बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो एक एथियस्ट हो जाते हैं। एथियस्ट मतलब नास्तिक हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि किसी भी धर्म को अगर हमने माना, इतने सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जुडाइज्म, जमाने भर के, अगर किसी को भी हमने किया तो सारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, सब एक दूसरे पर अपनी सुप्रीमेसी सुपरपोज करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे अच्छा क्या है, सारे झगड़े की जड़ है धर्म, और हम इसीलिए धर्म, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को छोड़े दो, हम इसको फॉलो ही ना करें, हम अपना एक अलग सिस्टम बनाएं जिसमें हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम स्पिरिचुअलिटी को एज अ साइंस डील करें तो ये झगड़े की संभावना ही खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे कोई इंडियन साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, या केमिस्ट है, या फिजिसिस्ट है, एक कोई जर्मन है, कोई एक फ्रांस से है, कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, तो ये लोग कभी जब एक साथ मिलके बैठ के बात करेंगे, मान लीजिए फिजिक्स के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, फिजिक्स में ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट, तो मान लीजिए 10 अलग अलग देशों के लोग या 10 अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब आपस में मिलकर बात करेंगे तो उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, वो प्रिंसिपल बेस्ड बात करेंगे, सिद्धांतों पर आधारित बात करेंगे कि प्रकाश जो होता है वो उसकी प्रकृति क्या होती है। एक रे ऑप्टिक्स होता है जिसमें प्रकाश की प्रवृत्ति या प्रकृति क्या है, वेव नेचर है उसका, तरंग के रूप में प्रकाश चलता है। ये कोई कहेगा नहीं तरंग के रूप में तो चलता है, लेकिन ये छोटे छोटे फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ लाइट्स के रूप में भी चलता है। किसी ने फोटोसिंथेसिस पे बात की, फोटोसिंथेसिस के पूरा मैकेनिज्म वो चर्चाएं करें कि कहाँ कौन सा एंजाइम यूज होता है, क्या उसका रोल होता है, क्या कैटलिस्ट होता है। आपस में उनके झगड़ा नहीं होगा, जब एक बोलेगा तो बाकी के 9 शांति से बैठकर सुनेंगे, चाहे वो मैथ के बारे में बात करें, चाहे फिजिक्स के बारे में बात करें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई सी साइंस के बारे में जब बात करेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। हमने देखा ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोई एक खोज की, कोई एक सिद्धांत दिया, उसके बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने उस सिद्धांत को खारिज करके दूसरा नया सिद्धांत दे दिया, सभी लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद एक तीसरा वैज्ञानिक आया, उसने उस सिद्धांत को खारिज करके फिर से जो पहले वाले ने दिया था उसको सेटल कर दिया, उसको भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई चौथा आता है तो बोलता है बाकी सब ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और वो चेंज करके वो उसको लागू कर देता है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइंस में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे रिलीजन में नहीं है। रिलीजन में ऐसा नहीं होता। रिलीजन में लोग एकदम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो फैनेटिक्स होते हैं। लेकिन अगर हम रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को भी साइंस के तौर पर लें तो ऐसी लड़ाई होने के चांसेस कभी नहीं रहेंगे। सब एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करेंगे, और अल्टीमेटली फिर कंक्लूजन पे पहुंचे या ना पहुंचे, बट एक दूसरे की थ्योरीज को एक्सेप्ट जरूर करेंगे।
तो जो शब्द साइंस है, साइंस एक ग्रीक लैटिन वर्ड है सिएंटा, उससे बन के आया है। एक्चुअली साइंस का अभी तो जो हमको एकदम बहुत हाइप देखने को मिलता है ना, ये 14वीं शताब्दी से साइंस शब्द एग्जिस्टेंस में आया है। इसके पहले साइंस शब्द का यूज नहीं होता था। इसके पहले क्या शब्द यूज होता था? फिलोसफर्स। पहले जो वैज्ञानिक होते थे जैसे अरस्तु, प्लेटो, पाइथागोरस, मैथ में आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, तो ये सब भी वैज्ञानिक ही हैं, लेकिन इनके लिए टर्मिनोलॉजी अलग रहती थी। क्या रहती थी? फिलोसफर, दार्शनिक कहलाते थे। क्यों? क्योंकि दार्शनिक का एक अर्थ होता है सीकर। सीकर अर्थात ये सीख करता है, खोजता है, हमेशा एक नई जिज्ञासा के साथ व्यक्ति रहता है, तो नई नई खोजें करता है। 14वीं शताब्दी में एक साइंस नाम का एक टर्म आया और धीरे धीरे फिर साइंस और साइंटिस्ट, वो सबसे ज्यादा जो रिवॉल्यूशन हुआ वो अभी लास्ट 2 सेंचुरीज में हुआ, जब से इलेक्ट्रिसिटी आई। इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर बहुत सारी चीजें निकली। तो एक साइंस होता है और एक होता है साइंटिज्म। साइंस तक रहे अगर हम तो कोई बुराई नहीं है, साइंस को समझें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम साइंटिज्म पे जाने लगते हैं। साइंस और साइंटिज्म में क्या अंतर है? साइंस मतलब एक्चुअल नॉलेज को समझना, चीजों को जैसी हैं वैसा स्वीकारना और उसके नॉलेज में डेप्थ में जाना। और साइंटिज्म मतलब आता जाता कुछ भी नहीं है, यहाँ वहां से सुन लिया और बस विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं। क्या विज्ञान कहता है और क्या वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ भी नहीं पता। सीधी सीधी सी सिंपल सी चीजें पता नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पहले भी अपन एग्जाम्पल ले चुके हैं। मान लीजिए फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर हमारे घर में होता है, बोलिएगा नहीं कोई, हाथ उठा के बताइएगा। अगर रेफ्रिजरेटर खोल दिया जाए कमरे में तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरा ठंडा होगा कि गर्म होगा? बस 2 ही लोग बताने की इच्छुक हैं और कोई नहीं बता रहा है। हाँ बताइए। नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि जो फ्रिज की वो ठंडक होगी वो खत्म हो जाएगी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से मिलके। आप बताइए। गर्म होगा। गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, चाहे 185, 220, 240 लीटर्स का हो, वो उसके लिए एक सिस्टम का काम करता है, क्लोज सिस्टम का काम करता है। उसमें जो कंप्रेसर होता है, उसकी मोटर होती है, वो उतने एरिया को ठंडा करने के लिए बनाई जाती है, उसकी कैपेसिटी उतनी होती है, तो वो ठंडा कर देती है जब फ्रिज बंद रहता है। अगर हम फ्रिज खोल दें तो जो उसका निकाय या सिस्टम 240 लीटर्स का था, वो पूरा कमरा, उसका पूरा रूम उसके लिए एक सिस्टम बन जाएगा। तो पूरे कमरे को ठंडा करने की कोशिश करेगी। क्या? कंप्रेसर की मोटर। जब पूरे कमरे को ठंडा करने की कोशिश करेगी तो उसको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो ज्यादा हीट जनरेट होगी तो कमरा गर्म हो जाएगा। तो फ्रिज को खोलकर रखने से, चालू करने से कमरा ठंडा नहीं होगा, बल्कि कमरा गर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लेकिन ये चीज इतनी सिंपल है नहीं। सामान्यतः व्यक्ति क्या बोलेगा? ठंडा फ्रिज खोल के रख दो तो कमरा ठंडा हो जाना चाहिए। तो साइंस में हम देखने वाली चीजें, जो देखी हुई या देखी जा रही चीजें होती हैं, उनके थ्रू जो अनदेखी चीजें हैं, अनदेखे सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा पेड़ से। न्यूटन के पहले भी बहुत लोगों ने देखा होगा, हजारों लाखों ने देखा होगा। उन्होंने क्या किया होगा? गए, एप्पल गिरा, उठाया, खा लिया। बुद्धिमानी इसी में है। क्या सोचना कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर ज्यादा तो तुमको खाने को नहीं मिलता, नीचे गिरा तो खाने को तो मिला। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ नहीं देखा था, लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं देखा था न्यूटन ने देखा था एप्पल को गिरते हुए। जब एप्पल को गिरते हुए देखा तो उसने प्रश्न किया, क्वेश्चन आया उसके दिमाग में कि नीचे क्यों गिरा। और जब उसने क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन के आंसर में उसने और आगे स्टडी किया, तो फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज हुई। हालांकि लॉ ऑफ ग्रेविटी उसके पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इसने खोज की, मतलब उसने पता किया कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो चीजों पे प्रश्न करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न लेकिन तार्किक होना चाहिए, और प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हमें तैयार होना चाहिए।
तो मॉडर्न साइंस जो है उसको हम बेसिकली 3 ब्रांचेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो पहला नेचुरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आते हैं। इसमें हम स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं नेचुरल साइंस में। दूसरा है सोशल साइंस, इसमें क्या आता है, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ये इसमें इंडिविजुअल और सोसाइटीज की स्टडी की जाती है। पॉलिटिकल साइंस होता है, राजनीति विज्ञान, वो भी एक तरह का साइंस है, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें कहीं आपको साइंस जैसा कुछ लगेगा नहीं, फिर भी उसको साइंस कहते हैं। तो ये जो साइंटिज्म वाले लोग होते हैं, साइंटिज्म वाले लोग, विज्ञान जबरदस्ती विज्ञान चिल्लाने वाले लोग, वो क्या कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब आर्ट सब्जेक्ट्स हैं। और इनका जो जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस या मतलब पॉलिटिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी पढ़ी है, वो विज्ञान को नहीं समझते, उनको थोड़ा सा इंफीरियर समझते हैं। होता है ना ऐसा? साइंस का मतलब भी होता है मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस, ये भी एक तरह का साइंस है। इसमें क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन और सोसाइटी की स्टडी करते हैं। उसके बाद होता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में क्या पढ़ते हैं, लॉजिक्स, मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। इसमें फॉर्मल सिस्टम जो कि एक्सियम और रूल्स के थ्रू गवर्न होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। रूल्स तो रूल्स हैं, एक्सियम से मतलब, एक्सियम का अर्थ होता है अकाट्य सत्य, अटल सत्य, ऐसा सत्य जो जिसको कहीं काटा नहीं जा सकता, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो हर जगह लागू होता है। तो जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि वी आर हियर नॉट टू क्रिटिसाइज द साइंस बट टू कॉन्टेक्चुअलाइज द साइंस। तो मान लीजिए कोई एक माइक्रोस्कोप है, कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का काम क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाना। तो कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप आप ले आए, उसको देख के मतलब उसके थ्रू आप बॉडी का टेम्परेचर नहीं बता सकते, मतलब समझ रहे हैं? कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप हो, उसके थ्रू हम बॉडी का टेम्परेचर पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप एक पर्टिकुलर काम के लिए बना हुआ है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज होता है। अगर हम वहां करेंगे तो अपना बेस्ट दे पाएगा, अगर हम उसको मिसयूज दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएंगे इसका कोई सेंस नहीं है, तो फिर हम यही पाएंगे कि माइक्रोस्कोप यूजलेस है। तो उसी तरह से विज्ञान है, पूरा जो साइंस है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसका इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि साइंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट जल रही है या माइक्रोफोन से आपको साउंड आ रहा है, तो ये भी तो साइंस की वजह से ही है। साइंस नहीं है, अगर इतना डेवलपमेंट किया होता, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई होती, तो थोड़ा सा मुश्किल होती। लेकिन एक चीज और है कि साइंस क्या करती है, विशेष तौर से अगर हम पिछले 2 शताब्दियों में देखें, तो लास्ट 2 सेंचुरीज में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट हुआ है। एक्चुअली साइंस जो होती है वो प्रिंसिपल बेस्ड होती है, और साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अंतर होता है। और टेक्नोलॉजी जो होती है, साइंस प्रिंसिपल बेस्ड होती है, और टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्या जोर से बोलिए? साइंस पर बेस्ड, साइंस पे बेस्ड होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को फिजिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। ये जो साउंड काम कर रहा है, रिजोनेंस आ रहा है इसमें, तो वो साइंस हो गया, प्रिंसिपल साउंड्स का हो गया। लेकिन जो ये माइक है, प्लास्टिक है, ये मेटल है, ये वायर है, ये टेक्नोलॉजी है। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया था, तो वो साइंस था, लेकिन उसका यूज करके जो हम रॉकेट बनाते हैं, उसमें प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं, या हम लिफ्ट बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक टेंजिबल मटेरियल चाहिए होता है, वो आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर सकते। सिद्धांतों के बारे में तो आप बात कर सकते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी पे या साइंस का कोई भी प्रिंसिपल हो, उस पर अभी
4 घंटे क्लास दी जा सकती है बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के। लेकिन टेक्नोलॉजी में जब बात जाएगी, तकनीक पे जब बात जाएगी, तो हमको कुछ फिजिकल सब्सटेंस चाहिए, अदरवाइज वो साइंस हमारे किसी काम की नहीं है। तो साइंस बेसिकली क्या कर रही है, हमारे कंफर्टनेस को बढ़ाने की 2 चीजें होती है, सुख और सुविधाएं। लोग कहते हैं ना सुख सुविधा संपन्न है वो, सुख और सुविधा, बोथ आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। साइंस हमको क्या देती है, सुख नहीं देती, सुविधा देती है, कंफर्ट देती है। जितनी भी चीजें सारी कंफर्ट की चीजें हैं, साइंस के द्वारा दी हैं। एक व्यक्ति बैलगाड़ी पे जा रहा है और एक BMW में जा रहा है, कौन ज्यादा कंफर्ट में जाएगा? BMW वाला जाएगा। एक अभी स्कॉचिंग लाइट बाहर धूप में जल रहा है और एक एसी रूम में बैठा हुआ है, कौन ज्यादा सुविधाजनक, किसके लिए सुविधा है? आपको पढ़ाई करना है, आपको धूप में बैठा दिया जाए और अभी एक एसी रूम में बैठा दिया जाए, कहाँ कन्वीनियंट रहेगा आपको, कहाँ कंफर्ट फील करेंगे? एसी रूम में कंफर्ट फील करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो इन्वेंशन हुई हैं साइंस की, वो हमको क्या देती हैं, कंफर्ट देती हैं, कंफर्ट देती हैं, हैप्पीनेस नहीं देती। हैप्पीनेस एक अलग मैटर है, उस पर भी थोड़ा आगे चल के चर्चा करेंगे। तो हैप्पीनेस हमको स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगा, आगे हम देखेंगे कैसे मिलेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान नहीं देते तो हैप्पीनेस नहीं मिलती, हमको सिर्फ कंफर्ट मिलता है। तो हम क्या है, कंफर्टेबली अनहैप्पी, मतलब सुविधाजनक रूप से दुखी। एक इसको और कैसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति बाहर पेड़ के नीचे एक कच्ची झोपड़ी में दुखी है और एक व्यक्ति बहुत हाई क्लास हाई राइज बिल्डिंग में बैठा हुआ, एयर कंडीशनर चल रहा है, रोजी कोजी बेड, सब कुछ बढ़िया अच्छा अच्छा है उसके उसमें, टेक्नोलॉजिकली सारी चीजें हैं, आईफोन है, सब कुछ है, उसमें दुखी है। तो हालांकि झोपड़ी वाले व्यक्ति के पास में सुविधाएं नहीं है, जिसके पास सुविधाएं हैं। तो सुविधा और सुख दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, both are the 2 different things. So science provides us comfort, not happiness. अच्छा, एक चीज और, जैसे हम कहीं सोचते हैं कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और बगैर वैज्ञानिक सुविधाओं के, बगैर तकनीकी सुविधाओं के हमारा जीवन संभव नहीं है। एक ऐसे होता था, जब मैं स्कूल में था तो इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ता था, वंडर ऑफ साइंस का आता था, तो वो तो पक्का आता ही था, हर साल आता था, हर एग्जाम में आता था, मतलब 8th 9th 10th तक 12th तक भी आता था, सब लोग उसको रट लेते थे। तो उसमें एक ही लाइन रहती थी कि मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल जो हमको एडवांटेजेस मिले हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? आप लोग मानते हैं? अंदर ही अंदर तो मानते होंगे, यहाँ भले ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन इसको थ्योरेटिकली देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है पिछले 100-50 सालों में हुआ है। आज से 200 साल पहले आपके परदादा के परदादा, आपके पिताजी के पिताजी आपके दादा हुए और उनके पिताजी आपके परदादा हुए। तो उनके जो पिताजी के पिताजी थे, परदादा के दादा या परदादा के परदादा, वो एग्जिस्ट तो करते थे एक समय में, अस्तित्व तो उनका था, तभी तो आपका अस्तित्व है, और वो अच्छे खासे जिए भी होंगे। ऐसा भी नहीं है कि उनका जन्म हुआ हो और इतनी सारी बहुत वैज्ञानिक सुविधाओं के अभाव में वो 2-4 महीने में ही उनका इंतकाल हो गया हो, क्योंकि अगर वो नहीं होते, तुरंत चले गए होते, तो फिर उनका बच्चा नहीं होता, उनका बच्चा नहीं होता, तो उसका बच्चा नहीं होता, फिर उनका नहीं होता, फिर उनका नहीं होता, फिर आप ही नहीं होते। मतलब ये कि वो अच्छी तरीके से जीवन उन्होंने जिया था। सुविधाएं भले ही उनको इतनी ना मिली हो, लेकिन उन्होंने जीवन जिया था। और जिन चीजों के बारे में आज हम सोचते हैं कि इनके बगैर हम जी नहीं सकते, उन लोगों ने इन वस्तुओं के बगैर ही जीवन यापन किया था। उनमें से किसी के पास, आपके परदादा में से मुझे नहीं लगता किसी भी के भी जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, परदादा रहे होंगे, उनके पास आईफोन रहा होगा। आईफोन तो ठीक है, किसी के पास छोटा सा फीचर फोन नोकिया 1100 भी नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा ना, किसी के पास लैपटॉप नहीं रहा होगा।
किसी के पास भी ये कार नहीं रही होगी, फिर भी वो लोग जीवित तो रहे। और तो क्या इसका मतलब ये है कि चलो वो जीवित तो रहे लेकिन उनका जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मीनिंगलेस जीवन उन्होंने जिया, ये कहेंगे क्या? ये भी नहीं कह सकते। तो ये हमारे दिमाग में जबरदस्ती सराउंडिंग चारों तरफ से ये डाल दिया जाता है कि बगैर इन सारी चीज़ों के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और बगैर ये वैज्ञानिकों को हमने राजपुरोहित मान लिया है कि जो इन्होंने कहा वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, और इनके वचनों का अगर हमने उल्लंघन किया तो महाघोर पाप होगा, घोर अनर्थ होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसने क्या सिद्धांत दिया था? सारे जो शिप्स होते हैं, जहाज पानी के होते हैं, सारे उसी पे काम करते हैं। क्या सिद्धांत होता है, कोई बताएगा? बायोंसी सर, जैसे पानी के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे ना, जितना पानी के अंदर प्रेशर लगाओगे आप ऊपर लगाओगे, अंदर से एक प्रेशर आता है, जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट गया है वो ऊपर तैरेगा। बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है, कब तैरता है? जब वो अपने भार अपने द्वारा हटाए गए पानी जो है उसका, मान लीजिए पानी भरा है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट हमने डाला, ये बुक डाली, तो बुक उस पर तैरेगी कि डूब जाएगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि इस बुक ने जितना पानी रिप्लेस किया है उसका वजन इस बुक के वजन से ज्यादा है कि कम है। बेसिकली यही है ना। जैसे डेड सी का नाम सुना होगा। डेड सी क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर आप ऐसे जाके लेट जाओ, भले ही गहराई वहां पे कितनी भी ज्यादा हो, आप डूबोगे नहीं, आप उस पर तैरते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां की पानी की, तो डेंसिटी बढ़ती है तो उसमें आप डूबते नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से इतने सारे पानी के जहाज आए, स्वाभाविक है उसकी भी यूटिलिटी है। रूपा जी भी जलदूत में बैठकर ही गए थे अमेरिका। तो जहाजों को तैरना आर्किमिडीज ने सिखाया, एक तरह से ये कह सकते हैं। आप लोगों को तैरना किसने सिखाया होगा? आपके पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने स्विमिंग पूल में सिखाया होगा। अच्छा ये बताइए कि भैंस पानी में तैरती है, उसको किसी ने आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया क्या? कि उसको कभी सिखाया होगा? भैंस स्कूल गई होगी कि आप टीचर पढ़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे होता है, मुझे ऐसे हाथ चलाने हैं। सुअर का बच्चा, छोटा सा पिगलेट जो होता है, छोटा सा बच्चा, मतलब बड़ा सुअर हो तो फिर भी चलो सोच लो उसने कहीं से सीख लिया हो, छोटा सा बच्चा कहाँ से सीखे? लेकिन वो भी पानी में तैरता है, और वो सारे बच्चे पानी में तैरते हैं। ह्यूमंस में तो फिर भी किसी को तैरना आता होगा, किसी को नहीं आता। सुअर के सारे बच्चों को तैरना आता है, भैंसों को लगभग सभी को तैरना आता है। इनको किसने सिखाया यार? कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए जितनी चीजें आवश्यक हैं, वो सारी चीजें हमें नेचर से ऑलरेडी मिली हुई है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। आगे अभी हम देखेंगे। तो ये तो हो गई हमारी साइंस की बातें। अब हम थोड़ा सा रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी पे जाते। अच्छा, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है? ये टर्म थोड़ा सा बहुत चलता है मीडिया में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन? यस, पहले आप। स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का तरीका है रिलीजन। हाँ, रिलीजन मतलब है ना, धर्म हो गया एक तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के धर्म होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी को जहाँ पे भगवान की भक्ति की जाती है वो एक्चुअली बोथ आर करेक्ट, आप दोनों सही हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिलेटेड टू स्पिरिट, प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, दैट इज द स्पिरिट सोल। और रिलीजन भी स्पिरिचुअलिटी ही उसको मान के चल सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में है तो उसका जो अर्थ है थोड़ा सा संकीर्ण ले लिया गया है। जो पंथ होते हैं, डिफरेंट सेक्ट होते हैं, जब पर्टिकुलर रिचुअल्स के साथ कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो उसको फिर रिलीजन कहते हैं बेसिकली। लेकिन हम दोनों को अभी एक ही मान के चलेंगे। तो ऑल रिलीजन्स हैव टू एस्पेक्ट्स। जितने भी रिलीजन है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्सोटेरिक, दूसरा होता है एसोटेरिक। एक्सोटेरिक मीन्स एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल मीन्स जो ज़्यादातर रिचुअल्स से बना हुआ होता है, रिचुअल्स, इंस्टीट्यूशन, माइंडसेट, और ये टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिफर करता रहता है, टाइम, प्लेस और कल्चर के अकॉर्डिंग डिफर करता है। जैसे कि इस्लाम हो गया, हिंदू हो गया, हिंदू धर्म हो गया, या ईसाई धर्म हो गया, तो इसमें जो लोग इसके फॉलोअर्स होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है कि हमको ये करना है, ये हमारे इसके रिलीजन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ये सही है। और थोड़ा सा वो लोग फैनेटिक रहते हैं, किसी में भी देखिए आप, पूरे तरीके से अगर उनको ज्ञान नहीं है, सुपरफिशियली उसको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, तो फिर वो फैनेटिक होते हैं। और इस तरह का जो फैनेटिज्म होता है वो आगे चल के उसका परिणाम क्या होता है, वही दंगे, फसाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट्स, नफरत, घृणा, हेट्रेड, यही सब होता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है, एक तो एक्सोटेरिक हो गया, दैट मींस एक्सटर्नल, बाहरी तौर से, और दूसरा रिलीजन का एस्पेक्ट होता है, कोई भी रिलीजन हो उसका दूसरा एस्पेक्ट होता है इसोटेरिक। इसोटेरिक दैट मींस इंटरनल। इंटरनल मींस कुछ जो उसकी मूलभूत सिद्धांत होते हैं, मूलभूत शिक्षाएं होती हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सभी के सेम होते हैं। जैसे कि गॉड इज सुप्रीम, गॉड जो है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह उसको कहें, वो सुप्रीम है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। बहुत सारे लोग भी इस बात को बोलने लगते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्। तो लोग जो बोलते हैं वो फालसिकों की वजह से बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं ना, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है, मेरे आगे कुछ कोई नहीं लगता। ऐसा बोलने का अधिकार सिर्फ भगवान को है और किसी को नहीं है। तो जो एसोटेरिक प्रिंसिपल्स है, इसमें एक तो हो गया गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज सुप्रीम ऑनर एंड कंट्रोलर, सारी संसार का, सारे जगत के स्वामी भगवान है, गॉड इज द ऑनर, और कंट्रोलर भी वही है, सुप्रीम कंट्रोलर। और वी शुडंट एंक्रोच द गॉड्स प्रॉपर्टी, हमें भगवान की संपत्ति पर एंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान की जो अन्य संतानें हैं उनकी प्रॉपर्टी पर भी एंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सभी धर्मों के मूल सिद्धांत हैं, कोई सा भी हो, मतलब जो सेक्ट होते हैं, रिलीजन होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, सभी के बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं ही। और अगर हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलें तो ऑटोमेटिकली कोई समस्या होगी नहीं, कोई झगड़ा होगा नहीं। और खासतौर से ये वाला पॉइंट कि ना तो हमें गॉड की प्रॉपर्टी पे एंक्रोचमेंट करना है, अतिक्रमण करना है, और ना ही गॉड की जो अदर चिल्ड्रंस हैं, जो उनकी और संतानें हैं भगवान की, उनकी प्रॉपर्टी पर भी एंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे हिस्से के लिए भगवान ने मेरे लिए जो दिया है वो मेरे लिए दिया है, उसके अलावा किसी दूसरे के लिए जो दिया है मुझे उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और हम क्या हैं, हम सभी शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सिद्धांत एक मूलभूत सिद्धांत है और सभी धर्मों, लगभग सभी धर्मों का बेसिक प्रिंसिपल यही है। कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है। तो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। तो दो एस्पेक्ट कौन कौन से हो गए, एक तो एक्सोटेरिक, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ज्यादातर लोग एक्सटर्नल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, इसीलिए तमाम समाज में झगड़े और ये सारी समस्याएं जन्म लेते हैं। अगर हम इंटरनल उसका प्रिंसिपल समझें, उसका सिद्धांत समझें, तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। और श्री प्रभुपाद ने ये सब करके भी दिखाया। कितने सारे डिफरेंट कंट्रीज में आज 60 से ज्यादा देशों में, नहीं 60 से ज्यादा भाषाओं में प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, और 90 से ज्यादा देशों में भगवान हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री के लोग इसमें वही सेम थिंग कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइट इज नेवर बिटवीन द पीपल, कंट्री और कम्युनिटी। झगड़ा कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं होता, दो देशों के बीच में भी नहीं होता, दो कम्युनिटी के बीच में भी नहीं होता। झगड़ा होता है दो माइंडसेट, दो बिलीफ सिस्टम के बीच में।
वेरी गुड। दो लोग या दो देश क्यों झगड़ते हैं? दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, दोनों का माइंड सेट अलग अलग है। अगर दोनों का माइंड सेट, दोनों की सोच एक जैसी हो जाए तो फिर क्यों झगड़ा करेंगे? हमारे बीच में भी कभी आपस में नहीं बनती ना, तो आपको लगता है ना कि तुम आप समझते नहीं हो, वो मेरी बात को समझता नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़ा क्यों होता है? दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। हस्बैंड कुछ और करना चाहता है, वाइफ कुछ और करनी चाहती है। पिता पुत्र के बीच में झगड़ा क्यों होता है? पिता कुछ और सोचता है, पिता थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, पुत्र थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न कल्चर को बिलोंग करने वाला है। उसको लगता है कि पिताजी अब 60 से ऊपर हो गए हैं, तो सठिया गए हैं, इनको कुछ समझ में आता ही नहीं है। पिता सोचता है कि ये कुछ नया हवा में चल रहा है, बच्चे इसको हवा लग गई है नए जमाने की। ये जो सारी समस्या है वो क्या है? माइंड सेट और बिलीफ सिस्टम की है। फिर अच्छा, चारों तरफ एक समस्या आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, ग्लोबल वार्मिंग, इको सिस्टम डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या समाधान है इकोसिस्टम सुधारने का? एक्चुअली ये प्रॉब्लम पूरे प्लेनेट पे है, अर्थ प्लेनेट। उसका सॉल्यूशन क्या है? नियमों का पालन तो ठीक है, हाँ आप बताइए। एक्चुअली क्या प्रभु जी, लोगों के मन दूषित हैं। जब तक मन दूषित, अगर मन दूषित रहेगा तो बाहर में वो गंदगी पसंद करेंगे। हाँ, ये भी अच्छा मतलब रीजन है, एक्चुअली रीजन यही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। बाकी इससे भी अच्छा एक सॉल्यूशन है जो इमीडिएट हम कर सकते हैं। जो इकोसिस्टम में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, जितना मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जितने इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं सिर्फ एक स्पीसीज की वजह से। वो कौन सी है? होमो सेपियंस। तो सारे होमो सेपियंस को हम खत्म कर दें, पूरा इकोसिस्टम, पूरा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इस तरीके से डिजाइन किया गया है पूरा अर्थ के एनवायरनमेंट को, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम को, कि यहाँ पे एक छोटे से छोटा कीड़ा, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़ा व्हेल मछली या हाथी या कोई भी हर्ब्स हो, कोई पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जितना भी सब कुछ, सब का कुछ ना कुछ रोल है नेचर में, और आपस में इंटरडिपेंडेंट है वो। जैसे फूड चेन में आपने देखा होगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अभी कोई पशु की मृत्यु हो जाए, उसको लोग यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, 2-4 दिन गंदी बदबू आती है, उसके बाद फिर बदबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। सबका अपना अपना रोल है, एक्वाटिक्स हो चाहे रेप्टाइल्स हो, कोई भी हो। सिर्फ ह्यूमंस एक ऐसी स्पीसीज है, होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीसीज है, मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसका कोई रोल नहीं है। अगर हम सब की मृत्यु हो जाए, हम सब पृथ्वी से अस्तित्व हमारा समाप्त हो जाए, हम यहाँ से गायब हो जाए, तो पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि पॉजिटिव फर्क ही पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? बहुत बढ़िया सुंदर पृथ्वी हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है आपको बताता हूँ। E.O. विल्सन नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने कहा है, E.O. विल्सन found that every species makes some constructive contribution, small or great, to the ecology of the planet, except humans। ये एक तथ्य हो गया। अब एक दूसरा तथ्य देखते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, छोटे माइक्रोब से लेके डायनासोर्स जो नहीं रहे, और एक्वाटिक्स, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी, सबको मिला कर, इन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? निस्संदेह सबसे ज्यादा बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर इज ह्यूमन बीइंग। तो प्रकृति को इस मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर की कोई जरूरत नहीं है।
ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को प्राइड फील करते हैं और बताते हैं कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ये सब हम ही आपस में चर्चा करते हैं। हम लोग ही आपस में एक दूसरे को बुद्धिमान कह रहे हैं। वास्तव में प्रकृति को इस बुद्धिमानी की या इन बुद्धिमान लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये बुद्धिमानी और ये बुद्धिमान लोग प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसी बुद्धिमानी किस काम की जो किसी को नुकसान दे? बुद्धिमानी का मतलब प्रॉफिट, बेनिफिट। इंटेलिजेंस का मतलब बेनिफिट ही होता है ना, प्रॉफिट और लॉस में डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो ऐसी इंटेलिजेंस किस काम की जिससे आपको लॉस हो? ये जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, ये वास्तव में इंटेलिजेंस नहीं है, ये हमारा बस हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, वहीं तक सीमित है हमारी इंटेलिजेंस। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी इंटेलिजेंस का कोई वैल्यू नहीं है, नेचर में तो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अगर पृथ्वी से गायब हो जाएं तो बाकी सारे जीव जंतु सारे बैठकर सभा करें कि जैसे हम बहुत सारे एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो होती है ना, तो उनको हम उनका संरक्षण करते हैं, जो लुप्त प्राय प्रजातियां हो गई हैं तो उनका संरक्षण करते हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मानव जाति बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो हमारा संरक्षण कभी कोई जीव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 4 कुत्तों की बैठक हो और वो सोचें कि इस मानव सभ्यता समाप्त हो रही है, कुछ मानवों को बचा के रखो ताकि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में ये काम आए। प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि हम संतुलन बिगाड़ ही रहे हैं। तो जबरदस्ती का ये अपने आप को इंटेलिजेंट समझना मूर्खता है। हमारी इस इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये बर्डन है, बोझ है प्रकृति पर, हम और हमारी ही बुद्धिमत्ता। अच्छा, किसी क्लास में सबसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो उससे क्या उम्मीद की जाती है? एग्जाम में गुड तो लाएगा, वो तो ठीक है, बाकी सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति है तो कुछ लाभ मिलेगा उससे, किसी को, सोसाइटी को या किसी को भी, उसके फैमिली को, परिवार को, स्कूल को। तो इंटेलिजेंस का हम रिलेशन, इंटेलिजेंस को हम कोरिलेट करके देखते हैं लाभ से, प्रॉफिट से, और यहाँ पे तो हमको नुकसान ही हो रहा है। तो फिर ऐसा क्यों? एक तरह से आयरनी हो गई, विरोधाभास है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा क्यों है? बताएंगे कोई? वही हो गया ना कि ना, फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो फिर ना प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति को तो हमारी। अच्छा, अभी तक जो बात हुई है, फील फ्री टू आस्क, निश्चित रूप से, मतलब निश्चित होकर बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी बात की हम लोगों ने जो लॉजिकल ना हो, मतलब इलॉजिकल, जबरदस्ती थोपी जाने वाली बात, अभी लॉजिक से ही चल रहा है ना। एक्चुअली 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है लॉजिकल, जो हमारे तर्क पर चीजें खरी उतरती हैं, तर्क पर फिट बैठती हैं तो हमको समझ आ जाती है, उसको हम लॉजिकल कहते हैं। एक होता है इलॉजिकल, जो हमारे तर्क से परे हो, मतलब तर्क पर फिट नहीं होती, लॉजिक्स में फिट नहीं होती, उसको हम कहते हैं इलॉजिकल। एक तीसरी चीज होती है बियॉन्ड द लॉजिक, वो कहलाती है ट्रांसलॉजिकल। कैसे? जैसे अभी वही एग्जांपल लिया था हमने, माइक्रोस्कोप कितना भी अच्छा हो, उससे आप बॉडी का टेम्परेचर नहीं पता कर सकते। तो हमारा लॉजिकल इलॉजिकल है कोई चीज या नहीं है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? हमारे एक्चुअली हम कोई भी चीज लॉजिकल है कि नहीं है कैसे पता चलता है हमको? हमारे जो तर्क होते हैं वो हमारे ज्ञान और अनुभव पर आधारित होते हैं। जो लॉजिक्स होते हैं वो हमारे तर्क जो होते हैं, ज्ञान और अनुभव, ज्ञान अनुभव अर्थात ज्ञान मतलब हमको जो इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हमने किया है अभी तक की उम्र में। मान लीजिए आपकी उम्र कितनी है अभी? 18 वर्ष में आपने कुछ भी सीखा है। आपकी कितनी है? 23। आपने 23 ईयर्स में जो कुछ भी सीखा है, जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया है, और कुछ चीजें एक्सपीरियंस भी की होंगी,
तो अब आप आज की डेट में किसी भी चीज़ को जब देखोगे या उसको एवेल्युएट करेंगे या उसको एनालाइज करेंगे, तो आप अपनी आज तक की इंफॉर्मेशन और आज तक का एक्सपीरियंस उस पर थोपेंगे, लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो ऐसे ही करेगा, और उसमें एक फ्रेम रहेगा, आपका फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा। उस फ्रेम ऑफ माइंड में अगर वो चीज़ फिट बैठ गई तो आप कहोगे कि ये सही है, लॉजिकल है। और अगर उस फ्रेम ऑफ माइंड में वो चीज़ नहीं फिट बैठ रही तो आपके लिए वो इलॉजिकल मानी जाएगी। जैसे एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको 2+2 3+4 ये सारी चीज़ें ठीक है, उसको आप टेक्नोमेट्री नहीं बता सकते, साइन कॉस टेन थीटा ये सब नहीं बता सकते। ये चीज़ें उसके लिए इलॉजिकल लगेंगी, जबकि उसके लिए इलॉजिकल नहीं, ये ट्रांसलॉजिक है, उसके तर्क से परे जा रही है। अच्छा, ये जब ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम, तो मुझे एक चीज़ और ध्यान आई है, ये जरूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें बुक्स में पढ़ के और उस तरह से ही सीखें। आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? सभी को ऑलमोस्ट आता है। साइकिल का एग्जाम्पल लिया मैंने इसलिए, बाइक का नहीं लिया। साइकिल सभी को चलाना आता है। साइकिल कैसे चलाते हैं? बहुत लोग स्टंट भी करते होंगे, दोनों हाथ छोड़ के भी चलाते होंगे, टाइम पे मोड़ के भी चलाते होंगे। आपका भी 8th है ना, आगे आप पढ़ोगे फिजिक्स में, देखोगे कि जब कोई हम टर्न लेते हैं ना, तो सड़क ऐसे होती है, जो आउटर एरिया, आउटर लाइन होती है वो थोड़ा ऊपर उठी हुई होती है, आउटर कर्वेचर थोड़ा अपलिफ्टेड होता है, और जो इनर होता है वो थोड़ा डाउनवर्ड होता है। तो कितना होना चाहिए? जब हम उस पर जाते हैं साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तो हम थोड़ा झुक जाते हैं अंदर की तरफ। कितना झुकना चाहिए सेफ राइड के लिए, ताकि हम गिरे ना, एक्सीडेंट ना हो? उसका होता है tan थीटा = h/r। h जो आपकी हाइट हुई, रोड की जो सड़क उठाई गई है, r मतलब वो रेडियस, जिस रेडियस में वो सर्कल बन रहा है, और थीटा वो एंगल है जिसमें आपको, जितने एंगल से आपको झुकना है। तो tan थीटा h/r होता है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी पहले? किसी को पता नहीं थी। फिर भी आप सब साइकिल बढ़िया चलाते हो और बढ़िया अलग अलग मोड़ों पे मुड़ भी जाते हो, कभी गिरे भी नहीं होगे। शुरुआत में सीखते समय बात अलग है। तो ये जो विज्ञान के नाम पे एक हवा बनाते हैं ना, एक हाइप बनाते हैं, विज्ञान विज्ञान साइंटिस्ट, इसको कहते हैं साइंटिज्म, जबरदस्ती का साइंटिस्ट। हाँ, अपना प्रश्न कहाँ था? मन अभी कौन सा प्रश्न अपना अधूरा अभी कंप्लीट करना था? नेचर ब्रेन वाला नहीं, ह्यूमंस का कि इतना बुद्धिमान है तो फिर ये क्यों नुकसानदायक है? फिर ऐसी बुद्धिमानी किस काम में? सही जगह पर काम नहीं लगा, मतलब जो बुद्धि है उसको सही जगह पर यूज़ नहीं कर रहा है। हाँ, काफ़ी हद तक ये आंसर सही है। इसका उत्तर हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है, वैदिक स्क्रिप्चर्स हमें इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं ह्यूमन पोटेंशियल इज फुली रियलाइज्ड व्हेन दे कंट्रीब्यूट टू द प्लेनेट एट द स्पिरिचुअल स्टेटम। अगर हम स्पिरिचुअल स्टेटम पे कंट्रीब्यूट करें, स्पिरिचुअल स्टेटम, स्पिरिचुअल लेवल पर कार्य करें, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं, या अपनी कॉलोनी के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने कंट्री के लिए नहीं, पूरे प्लेनेट के लिए हम बेनिफिशियल होंगे। When they function only at material level, their potential at best is underused and at worst misused. और जब हम मटेरियल लेवल पे काम करते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जब मटेरियल लेवल पे काम करता है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो एट बेस्ट अंडरयूज्ड होता है। अंडरयूज्ड होता मतलब जितना उसका उपयोग किया जा सकता था उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है, इफिशियंसी कम हो गई उसकी। जैसे माइलेज होता है ना गाड़ी में, कोई गाड़ी होती है 1 लीटर में 30 किलोमीटर तक चल जाती है, कोई होती है 1 लीटर में 4-5 किलोमीटर ही चलती है, तो इफिशियंसी उसकी कम हो गई। और एट वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? मिसयूज्ड, पोटेंशियल का मिसयूज होता है। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन जैसे कार्य होता है, कार्य हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, कार्य क्या है? सदिश राशि है, या फोर्स क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है।
ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें एक डायरेक्शन भी होता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने नहीं रखता, डायरेक्शन भी मायने रखता है। ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें बहुत मैग्नीट्यूड, बहुत पावर होता है ना। लेकिन वो पावर हमारे काम का तब होगा जब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में बोगियों को खींचे, डिजायर्ड डायरेक्शन में खींचे। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो उसका पावर हमारे किसी काम का नहीं। हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, कितना पावर, कई टन के होते हैं वो, 200-400 ग्राम का नहीं होता, ऐसे छोटा पत्थर जैसा हमने फेंक दिया। वो हमारे यहाँ के वातावरण को पूरा पार कर जाता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स इतना जिस एरिया में काम कर रहा है उससे बाहर चला जाता है, और कई टन उसका वजन होता है। कैसे करता है वो? प्रोपेलेंट के थ्रू उसमें मैग्नेट्यूड आया, फोर्स लगा, लेकिन साथ में उसको गाइड किया जाता है उस कंप्यूटर्स के द्वारा, उसमें उसको डायरेक्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से रॉकेट छोड़ा और कहीं भी दिवाली के रॉकेट जैसा छोड़ा और कभी इसके घर में घुस गया, कभी उसके घर में घुस गया। वो सैटेलाइट्स ऐसे नहीं होते। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड इज इम्पोर्टेंट बट डायरेक्शन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो मटेरियलिज्म जो होता है वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाता है, और ग्रीड, सेल्फिशनेस, एक्सप्लॉयटेटिव मेंटालिटी को बढ़ाता है। कैसे? जितना सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इन सब चीज़ों को देख के क्या लगता है, मेरे पास तो सिर्फ ये ओप्पो वीवो का फ़ोन है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, उसके पास 14 प्रो है, मेरे पास 15 प्रो होना चाहिए, उसके पास फोर्ड की गाड़ी है, मेरे पास BMW होना चाहिए। ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं ना, तो ग्रीड बढ़ाती है, और अननेसेसरी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप में से कई लोगों ने अभी भी देखा होगा, जो दादाजी टाइप के लोग होते हैं, पुराने लोग, अभी भी कहते हैं उनको कोई ज़रूरत ही नहीं मोबाइल की। मैं जब जॉब करता था, हमारे यहाँ पे स्टाफ में थे एक दादा, वो मोबाइल ही नहीं रखते थे, कोई समय मोबाइल नहीं रखते थे, पूरी नौकरी उन्होंने बिना मोबाइल के कर ली। तो मैंने कहा कभी जरूरत पड़ती? बोले जरूरत ऐसी कोई नहीं पड़ती। बोले इतना जीवन निकाल दिया, बोले जबरदस्ती की टेंशन हो रहा है, समस्या है। बोले मोबाइल पे कभी कोई अच्छी खबर तो देता नहीं है, मेरे फायदे के लिए कोई बताता, फोन करता नहीं, बात करता नहीं है, तो क्या जरूरत है इसकी? बगैर उसके मेरा काम चल ही रहा, वास्तव में उनका काम चल ही रहा। तो प्रैक्टिकली आप लोग भी अगर सोच के देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि मोबाइल बुरी चीज़ है, बहुत अच्छे उसकी यूजेस हैं, बहुत पोटेंशियल है उसमें, लेकिन कितना हम उसका आउटपुट ले पाते हैं। मोबाइल में पूरी दुनिया का 99% नॉलेज है, सारे कोर्सेज के सिलेबस आपको उसमें मिल जाएंगे, पूरा डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या वो करते हैं हम? नहीं कर पाते। और आज की जो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रही है, साइंस इतना एकदम तेज चल रहा है कि हर व्यक्ति उसकी दौड़ में दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, पता नहीं कि कहाँ जा रहा है। हर व्यक्ति के पास घड़ी है, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन कंपास किसी के पास नहीं। कंपास अपना जाना तो तेज है, स्पीड तो बहुत तेज रखनी है हमको, 100 की स्पीड में जाना है, लेकिन जाना कहाँ है वो नहीं पता, बस जाना है। तो बगैर डायरेक्शन के हम दौड़ते जाएंगे तो क्या उसका नतीजा निकलेगा? कोई मतलब नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि अध्यात्म को एक थोड़ा सा कम इसलिए भी समझते हैं लोग, इसके लिए समय चाहिए हमको। ये भी एक विज्ञान है, इसको समझने के लिए, कोई भी विज्ञान है उसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अब आज का जो जमाना है, आज के समय में आज की यंग जनरेशन, उसको टाइम नहीं है उसके पास। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और बल्कि मैं आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आके 1 घंटे का, आधे घंटे का समय दे रहे हैं, अदरवाइज किसको इतना टाइम? मनोरंजन के लिए भी वो जमाना गया जब पहले लोग 3-3 घंटे की मूवीज देखा करते थे। अभी क्या आधा मिनट की, 30 सेकंड की रील्स देखता है व्यक्ति, उसमें मनोरंजन चाहिए उसको, वो भी 30 सेकंड की रील्स में भी पूरी नहीं देखता। 5-10 सेकंड में अच्छा लगा तो वो 30 सेकंड कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज स्क्रॉल कर देगा, तुरंत स्क्रॉल कर देगा। वो 30-30 सेकंड की रील्स देखने में व्यक्ति 3-3, 4-4 घंटे निकाल देता है। पता चलता है कभी? नहीं पता चलता। देख 30-30 सेकंड की रहे, वो 2-3 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं।
और वो स्टैंड से हमको क्या मिला? आप लोग भी देखते हो नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, अगर देखते हो तो आज घर पे जाके शाम को जब सोने लगे ना, सोने से पहले 10 मिनट पहले सोचिएगा कि उस बढ़िया आराम से मोबाइल रखिएगा साइड में, लेट जाइएगा। पिछली बार ही मैंने बताया था कि ककड़ी काट के रख लीजिएगा, ककड़ी के गोल टुकड़े आंखों पर रखिएगा, अच्छी ठंडक ठंडक मिलेगी। आराम से बैठ के फिर ठंडे दिमाग से खाना वाना खा पी के सोचिएगा कि ये जो मैं 2 घंटे 1.5 घंटे रील से देखता हूँ या मोबाइल पे जो नॉनसेंस टाइम वेस्ट करता हूँ, इससे मुझे क्या मिला? अच्छा खूब चिंतन कीजिएगा। अगर चिंतन करने के बाद आपको लगे कि कुछ मिला है तो ककड़ी के टुकड़े फेंकिएगा और फिर से मोबाइल उठा के फिर से देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर लगे कि इससे कुछ नहीं मिला, क्या सीखा है मटेरियली भी, क्या आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में या आपकी एजुकेशन में ये चीज़ कहीं काम आने वाली है, और लगे कि नहीं काम आने वाला है, तो फिर सोचिए कि आगे क्या करना चाहिए। अच्छा ये हो गया, तो देखिए लॉर्ड कैल्विन, ये वैज्ञानिक जो वेस्टर्न रहे हैं, इनके नाम के आगे लॉर्ड बहुत लगा लेते थे। ये लॉर्ड का मतलब ये लॉर्ड नहीं है, वो सर लॉर्ड लगाते रहते थे। कैल्विन कौन था? टेम्परेचर। हाँ, तो उसने कहा इफ यू थिंक डीपली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप गहराई से सोचोगे तो साइंस आपको मजबूर करेगी भगवान पर भरोसा करने के लिए। अगर वास्तव में साइंस के बारे में सोचोगे और साइंटिस्ट में लेके चलोगे, हवाबाजी वाली विज्ञान चलोगे, अरे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान चांद पे पहुंच गया, ये पहुंच गया, वो पहुंच गया, तुम कहाँ पहुंच गए? तुम स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हो, अपने कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हो, अपने घर में ही घुसे हो। तो चांद पे पहुंचने वाले चांद पे पहुंच गए, लोग चांद पे बहुत सारे लोग पहुंच गया, पहुंचना है, सबने प्लॉट्स वगैरह ले लिए, लोग बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। और जहाँ खुद का घर विरासत में मिला है, पिताजी ने जो बना के दिया है, उसमें रहना हमको आता नहीं है, उसमें कैसे रहना वो हमको पता नहीं है। अजमेर में रहने का तरीका नहीं पता, चांद पे जाके घर बनाना है। यहाँ की सड़क पर चलते नहीं आता, एकदम लोग कोई सिविक सेंस नहीं है जिस तरह से चलते हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं हमको चांद पे जाना है, चाहे चांद पे चले जाओ, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ स्टाइल वही, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बदलने वाली, वही रहेगी। सुविधाएं कितनी भी ले लें, सुख नहीं हमको मिलेगा। अच्छा एक चीज और, इतनी सारी टेक्नोलॉजी की बातें हमने की, साइंस विज्ञान बहुत चिल्लाया, बहुत सारी चीजें हमने सुनी। वाटर प्रूफ केन के बारे में, कंटेनर्स होते हैं ना वाटर प्रूफ होते हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में सुना, बुलेट प्रूफ गिलास के बारे में सुना है आप लोगों ने? कभी आपने ऐसा सुना एयरक्राफ्ट प्रूफ गैजेट कोई हो? मतलब प्लेन भी टकरा जाए तो उससे कोई फर्क ना पड़े। ट्विन टावर पे हमला हुआ था ना अमेरिका में, तो 2 प्लेन घुस गया था 2 टावर्स के बीच में से, गिर गए थे, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें। तो बड़े से बड़े इंजीनियर भी ऐसा कोई गैजेट ऐसा नहीं बना पा रहे हैं, कि अभी तक तो नहीं बना, आगे हो सकता बना लें। वही मैं यहाँ पे वो पहले जैसे कहा कि निंदा नहीं कर रहे हैं किसी वैज्ञानिक की, लेकिन जो चीज़ अभी तक वो नहीं कर पाए हैं वो ऑलरेडी कोई और व्यक्ति कर चुका है। हो सकता है आगे ये भी कर लें, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पाए, लेकिन कोई और व्यक्ति कर चुका है। क्लाउड्स देखे होंगे आपने, बादल, कितना कई गैलन पानी बादलों में होता है, और बादलों के बीच में से कई सारे हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स गुजरते रहते हैं और बादल डैमेज नहीं होते। ऐसा होता है कभी एरोप्लेन निकला तो थोड़ा सा उसका किनारा लगा, बादल लीक हो गया, पानी वहाँ से टपकने लगा। वो बादल को जाना था साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना था, और पता चला कि वो महाराष्ट्र से अपना राजस्थान में आ रहा था, और वहीं पे पानी लीक हो गया। अब अजमेर का पानी तो वहीं गिर गया, अब यहाँ के लिए कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। तो कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। और ये बादल बने कैसे, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? कोई सिलिकॉन चिप नहीं चाहिए, कोई सेमीकंडक्टर्स नहीं चाहिए, सिंपली वाटर वेपर और डस्ट।
धूल और पानी की भाप, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बादल। तो ये कौन बना चुका है? शास्त्रों में तो लिखा है कि भगवान बना चुके हैं। अब आगे चल के हो सकता है वैज्ञानिक भी कुछ कर लें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? बुद्धि से करेंगे ना, और बुद्धि कहाँ से आती है? सब जानते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे ये चीजें हो गई। अच्छा, दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा, समय वैसे हो गया आप लोगों का। देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, साइंस में भी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में तो आप देखे हैं हेतुवाद में बहुत सारे, जैसे कहते हैं कि हड्डी अपवित्र होती है, हड्डी को छूना नहीं चाहिए, छूते हैं भी है तो हमको स्नान करना चाहिए। लेकिन शंख वो भी कॉन्शल, वो भी हड्डी है, उसको हम फूंकते हैं मुंह से लगा के। आपको ये सोचे कि हड्डी को आप मुंह से लगा के फूंकते हैं, तो कॉन्च क्या है? शंख एक तरह का घोंघा होता है ना, एक तरह से एनिमल बोल सकते हैं उसको, एक्वेटिक। और अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो पशुओं में या जीवों में जितने भी क्रीचर्स हैं सब में बेस्ट क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन में ही सबसे श्रेष्ठ क्या है? सामान्य तौर पे मानते हैं कि हमारे यहाँ पे IIT और IIM मानते हैं, है ना, UPSC इसने क्रैक कर लिया, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आप सोचो कि संख्या की जगह किसी IITM की खोपड़ी उठा के वो तो वो तो नहीं कर सकते ना, इस तरह का दिमाग इसमें नहीं लगा सकते हम। जैसे गोबर का वो एग्जाम्पल कि गोबर, गाय का गोबर, गाय का मतलब गोबर है और वो श्रेष्ठ है, वो शुद्ध है। तो गाय एक पशु है, पशु का गोबर इतना श्रेष्ठ है, तो फिर पशु से श्रेष्ठ तो मनुष्य है, और वो एक मनुष्य में श्रेष्ठ IAM वाला है, UPSC वाला है, IAS है, तो आप उसके मन से लीपापोती करने लग जाओ घर में, तो वो चीज़ उचित नहीं होती। इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ऐसे ही साइंस में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है साइंस में। कोई एक आधा एक्सेप्शन बताएंगे विज्ञान का? F=gm/r²। ये क्या का फॉर्मूला है? कौन सा फोर्स? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, इतना फोर्स लगता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है या जो रूल है, जो लॉ है, सिद्धांत है, ये एटॉमिक लेवल पर काम नहीं करता, न्यूक्लियर लेवल पे काम नहीं करता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं, अपवाद हैं। एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन, जो रॉकेट्स होते हैं, अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की है। उससे कम अगर कोई वस्तु आप फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, उससे ज़्यादा आप अगर फेंकेंगे तो बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे नहीं बोली, वो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वैल्यू है। ये देखिए 7 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आपने, जैसे लोग कहते हैं कि और सब कैसा चल रहा है? तो बढ़िया चल रहा है, ऊपर वाला कैसे हुआ, किसने किया? ऊपर वाले ने किया, ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तो ऊपर क्या है, सोचा कभी? स्पेस ऊपर है और नीचे लोग जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला, तो वहां पे क्या सेंस होता है? ऊपर मतलब भगवान ऊपर रहते हैं, है ना? हाँ, इंगित भगवान में करते हैं, तो उनका कहना है कि ऊपर भगवान रहते हैं। अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर वाला तो चलो हम बाद में देखेंगे। ऊपर क्या है? व्हाट्सअप ऊपर क्या है? पृथ्वी जो है ना एक बॉल की तरह है, हम उस बॉल की सरफेस पर हैं, और वो
मूव कर रही है, रोटेशनल मूवमेंट भी कर रही है, सर्कुलर मूवमेंट भी कर रही है। तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, आज हम यहाँ पर हैं तो कल हम यहाँ पर हो जाएं, कल नहीं मतलब 12 घंटे बाद हम यहाँ हो जाएंगे और 24 घंटे में फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे, है ना। तो अभी जो हमारे लिए अब इस तरफ है, जब हम पृथ्वी 12 घंटे घूम जाएगी तो जो डाउन है वो हमारे लिए अप हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और 6 घंटे में 90 डिग्री पे अप हो जाएगा, 12 घंटे में 180 डिग्री पे अप हो जाएगा और 24 घंटे में वो 360 घूम के फिर वहीं पे आ जाएंगे। तो फिर अब का मतलब क्या होगा, अब जैसी तो फिर कोई चीज ही नहीं हुई सोलर सिस्टम में। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऊपर क्या है, ऊपर जैसा कोई डायरेक्शन है ही नहीं, किसको आप ऊपर कहोगे। अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल पर नहीं हो, क्योंकि उनकी सिचुएशन नहीं बदलती, आप इक्वेटर पे हो या नॉर्थ या साउथ पोल के अलावा कहीं और हो, तो फिर तो आपकी पोजीशन बदल रही है ना। तो साइंस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। साइंस बुरी नहीं है, साइंस अच्छी है, साइंस का हमको यूज करना चाहिए अपने लिए, लेकिन साइंस की अपनी एक सीमाएं हैं और साइंस मेक्स द थिंग्स बेटर। साइंस क्या करती है, चीजों को बेहतर बनाती है। अच्छा है, हमको उनका उपयोग करना चाहिए और अच्छी चीजें हैं। बट स्पिरिचुअलिटी मेक्स पीपल बेटर। जो अध्यात्म है वो लोगों को बेहतर बनाता है। साइंस जो होता है वो वस्तुओं को बेहतर बनाती है, अध्यात्म लोगों को बेहतर बनाता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा तो बेहतर लोग, बेहतर वस्तुएं, बेटर पीपल, बेटर थिंग्स, अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री में नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होकर भी चल सकते हैं, कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमेशा। चलिए हो गया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे मतलब है ना, बहुत से लोग अभी के टाइम में फैनेटिक हो रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पे क्या नाम है, तुम हम श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मतलब है ना, इसके तो फिर वो झगड़ा भी कर लेते हैं बहुत जने। तो हमें इस चीज को कैसे देखना चाहिए कि हमें, वो अभी हमने चर्चा की थी ना कि एवरी रिलीजन हैज 2 एस्पेक्ट्स, एक्सोटेरिक एंड एसोटेरिक। जो एक्सोटेरिक एस्पेक्ट होता है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है, वो लोग कभी भी अपने स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं तो उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझते नहीं हैं। उनका जो ज्ञान होता है वो अधूरा होता है और जो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज्ञान का जो स्रोत है, वो भी प्रमाणित नहीं होता। इसलिए वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं और फैनेटिक हो जाते हैं और इसलिए फिर बाकी की जो सारी समस्याएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, ईगो बढ़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्चुलाइज करें चीज़ों को। उसको सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक से ज्ञान ना लें और 2-4 किसी व्यक्ति ने बता दिया, किसी के धर्म गुरुओं ने बता दिया तो बस उसको सर्वोपरि ना मान लें। उसको जैसे साइंस में हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी तरह से हमको स्पिरिचुअलिटी में भी डेप्थ में जाके एनालिसिस करना चाहिए और प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है जी। प्रभु जी, जैसे मतलब बताया कि जैसे नेचर पे अगर मनुष्य नहीं होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर रचना क्यों हुई? मतलब मनुष्य अगर ना हो तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसका उत्तर हमारे शास्त्रों में है, जो भी हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो यूज करना है, उसको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं करना है, उसको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे यूज करना है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे तो बेस्ट निकल के आएगा, तो हमारा इकोलॉजी को भी कोई डैमेज नहीं होगा और हमको जो हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमको मिला है उसका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। पर्पस क्या है उसका? हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना। तो अगर हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और हमारे थ्रू किसी दूसरे को समस्या भी नहीं होगी। और कुछ क्लियर? अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ये भी मैंने ये व्हाट्सएप वगैरह पे काफी दिन पहले देखा था, सुना।
से बताइए, जीरो की खोज कब हुई और कहाँ हुई? शून्य की खोज भारत में हुई। बहुत बढ़िया, आप बताइए। इंडिया में हुई और आर्यभट्ट ने की थी। हाँ, आर्यभट्ट ने अभी लगभग कुछ 1000 साल पहले, है ना? तो त्रेता युग में रावण के 10 सिर थे, वो कैसे काउंट होते थे? और जो द्वापर युग में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 1 के आगे डबल जीरो, उधर उस टाइम पे तो सिंगल जीरो भी नहीं था, तो वो कैसे गिनता होगा अपने पुत्रों को? 1 2 3 4 5 लाइन से खड़े हो जाओ, बोले 100, कैसे गिनता होगा? एनीबॉडी? मान लीजिए यही प्रश्न कोई आपसे बाहर करे तो आप कैसे उत्तर देंगे? तो ये कहेगा ना, क्या कर रहा है इतने दिन से क्लासेस में जा रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा खराब करके आदमी क्या सीखा? कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी टोटली बकवास है, ये सब मूर्खों का है। जैसे उसने कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये अफीम है, गरीबों का अफीम है। अफीम खिलाओ, उनको सुला दो और फिर उनसे जो करवाना है वो करो, उनको लूट लो। ऐसे तुम भी अफीम खा के आए हो। क्या उत्तर दोगे? कोई ट्राई करना चाहेगा? कोशिश तो कीजिए। प्रभु जी पूरा पक्का पता नहीं, लेकिन आधा बताइए, कच्चा बताइए। नहीं, मैं अपनी तरफ से ऐसे हाँ, अपनी तरफ से बताइए। कि मतलब है ना, पहले के टाइम संस्कृत में गिनती चलती थी ना, तो जैसे 1 2 मतलब जो उनको संस्कृत में कहते थे, फिर वो शब्द बड़ा होता ही जाता था, बड़ा ही होता ही जाता था, तो ऐसे चलती होगी। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बाद में सिविलाइज होना शुरू हुआ, तो फिर क्योंकि जो इंडिया था, इंडिया का तो आर्यवर्त कहते थे, यहाँ पे आर्यंस जो मतलब जो वेल सिविलाइज जो है ना, वो रहते थे, मतलब भरत महाराज है ना। तो फिर वो ये यहाँ पर जो है ज़्यादा सिविलाइज लोग थे और यहाँ पे पहले से था एडवांसमेंट, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने यहाँ पर बाद में डिस्कवर। काफी हद तक आप दोनों के उत्तर सही हैं। बाकी सीधा सा उत्तर ये है कि गिनती गिनने के लिए हमें जीरो की आवश्यकता नहीं है। अभी आप यहाँ से 10 तक काउंट कीजिए, तो 10 तक काउंट करने के जीरो की जरूरत कहाँ पड़ेगी? वो जब आप उसको डिपिक्ट करेंगे ऑन पेपर, और वो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तब जरूरत पड़ेगी। आप रोमन में लिखते हैं I डबल I ट्रिपल I IX X X I X डबल I X ट्रिपल I IX X L C, हम पूरी गिनती गिन सकते हैं, हमको जीरो की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है। संस्कृत में से आप एका द्वितीय तृतीय चतुर्थ दशमा अथ दशमो अध्याय नहीं। और भागवतम में तो जो 84 लाख फॉर्म ऑफ स्पीसीज, जो 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। तो ये लोग गिनती 100 की गिनती 10 की गिनती तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो 84 लाख की गिनती गिन ली बगैर जीरो के हेल्प के, बगैर इस वाले जीरो की हेल्प के। तो ये सब क्वेश्चन वास्तव में ये नॉनसेंस क्वेश्चंस हैं, मूर्ख लोग पूछते हैं और सामने वाले को मूर्ख बनाने के लिए पूछते हैं। तो ऐसी चीजों से कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। कभी कभी वही होता है ना कि हम लॉजिकली सामने वाले को डिफीट नहीं कर पा रहे, उसने हमको डिफीट कर दिया, तो फिर हमारे जो विश्वास होता है वो डगमगाने लगता है, फिर हमारा डिबेट होने लगता है। इसीलिए हमको फिलॉसफी थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी लगता है, अदरवाइज इन सब चीजों की कोई इतनी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा। जगत गुरु शिव गोपाल की जय। विद्या प्रभु जी की जय।